दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने ग्रुप के डायरेक्टर पराग दुबे का आप सभी से छोटा सा परिचय करवाना चाहता हूँ। NIT जालंधर से बीटेक 26 वर्षीय पराग दुबे को बचपन से थिएटर से लगाव का ही नतीजा था कि वो अपने स्कूल और कॉलेज के विभिन्न नाटकों, कोरियोग्राफी, फैशन शो आदि में निर्देशन करते रहे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उन्होंने 31 अगस्त 2012 को पराग थिएटर एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। अपने कॉलेज के दिनों में राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता नाट्य निर्देशक श्री त्रिवी गुहा से एक्टिंग के गुरु सीखे और भोपाल में श्री गोपाल दुबे, श्री अहमद खान, स्वर्गीय श्री चंद्रहास तिवारी और श्री तारिक दास जैसे मशहूर निर्देशकों के मार्गदर्शन में काम किया तथा श्री तानाजी राव और श्री योगेश परिहार जैसे मशहूर कलाकारों के सानिध्य में अभिनय किया और सीखा। हम आशा करते हैं कि उनके ये अनुभव आपका मनोरंजन करने में सहायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद। तो लीजिए, प्रस्तुत है बंटवारा से संबंधित कहानियों का पात्र परिचय। पहली कहानी राम खिलावन, लेखक सादत हसन मंटो। मंच पर प्रवेश पात्र के क्रम में पराग दुबे, सूत्रधार और सलीम, भोजराज कहार, राम खिलावन, आंचल, सलीम की बीवी, आमिर खान, दंगाई, धोबी 1 और नौकर, आकाश भट्ट, दंगाई, धोबी 2, कुंदन नेगी, दंगाई और डॉक्टर। कहानी 2 बड़े भाई साहब, लेखक मुंशी प्रेमचंद। मंच पर प्रवेश पात्र के क्रम में पराग दुबे, छोटा भाई, भोजराज कहार, दोस्त 1, कुंदन नेगी, बड़े भाई साहब, आकाश, दोस्त 2, आमिर, दोस्त 3। कहानी 3 शांति, लेखक सादत हसन मंटो। मंच पर प्रवेश पात्र के क्रम में कुंदन नेगी, सूत्रधार पराग दुबे, मकबूल, आकाश भट्ट, बलराज, मनोरमा सिंह, शांति, आमिर खान, टैक्सी वाला और वेटर। कहानी 4 टोबा टेक सिंह, लेखक सादत हसन मंटो। मंच पर प्रवेश पात्र के क्रम में पराग दुबे, टोबा टेक सिंह, सूत्रधार एवं सभी पात्र। नाट्य रूपांतरम पराग दुबे, सहायक निर्देशक कुंदन नेगी, भोजराज कहार। मंच सामग्री एवं मंच व्यवस्था आमिर खान, आकाश भट्ट, राम वर्मा। वेशभूषा मनोरमा सिंह और आंचल। मार्केटिंग पराग दुबे, आमिर खान। बैनर्स एवं पोस्टर डिजाइन कुंदन नेगी। मंच पर व्यवस्थापक अभिषेक गुप्ता, समर्थ निगम, रामकृष्ण धाकड़। विशेष सहयोग यश सिंह, मनोज तिवारी, प्रतीक भारद्वाज, योगेश यादव, सचिन खरे, कौस्तुभ राठौर। स्पॉन्सर्ड बाय IPT यूनिवर्सल, अग्रवाल सारीज, दुर्लभ सारीज और विशेष आभार व्यक्त करते हैं प्रीति झा। धन्यवाद। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक बंटवारा।
नमस्कार। खटमल मारने के बाद ट्रंक में पुराने कागजात देख रहा था तो शहीद भाईजान की तस्वीर मिल गई। मेज पर एक खाली फ्रेम पड़ा था, मैंने उस तस्वीर से उसको भर दिया और कुर्सी पर बैठकर धोबी का इंतजार करने लगा। दरअसल हर इतवार को मुझे इसी तरह इंतजार करना पड़ता है क्योंकि हफ्ते की शाम को मेरे धुले हुए कपड़ों का स्टॉक खत्म हो जाता है। वैसे मुझे स्टॉक तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि मुफलिसी के इस जमाने में मेरे पास सिर्फ इतने कपड़े हैं जो मुश्किल से 6-7 दिन मेरी वफादारी कायम रख सकते हैं। दरअसल मेरी शादी की बातचीत चल रही है और इस सिलसिले में मैं पिछले 2-3 इतवारों से होशंगाबाद जा रहा हूँ। मेरा धोबी जो है वो एक शरीफ आदमी है। शरीफ मतलब कि धुलाई के पैसे ना मिलने के बावजूद हर इतवार को बाकायदगी के साथ पूरे 10 बजे मेरे कपड़े ले आता है। लेकिन फिर भी मुझे डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पैसे ना देने से तंग आकर किसी रोज चोर बाजार में मेरे कपड़े बेच आए तो मुझे अपनी शादी की बातचीत में बगैर कपड़ों के हिस्सा लेना पड़े। आप समझ सकते हैं। कमरे में मरे हुए खटमलों की मकरू बू फैली हुई है। मैं सोच ही रहा था कि उसे किस तरह दबाऊं कि धोबी आ गया। सलाम ले आए। बहुत बढ़िया, सारे ले आए, सब धुल गए। उसने अपनी गठरी खोली, मेरे गिनती के कपड़े मेज पर रख दिए। ऐसा करते हुए उसकी नजर एकदम शहीद भाईजान की तस्वीर पर पड़ी। उसने एकदम गौर से उस तस्वीर को देखना शुरू किया और एक अजीब और गरीब आवाज अपने हलक से निकाली। क्या बात है धोबी? ये तो सही शालिम वकील साहब है। तुम जानते हो इन्हें? हाँ, 2 भाई होता, जब कोई फिजा में रहता होता। सही शालिम वकील साहब, मैंने कपड़ा धोता होता। मैंने सोचा ये 2 वर्ष पहले की बात हो गई क्योंकि सईद हसन और मोहम्मद हसन भाईजान ने दिल्ली जाने से पहले तकरीबन 1 वर्ष भोपाल में प्रैक्टिस की थी। इसलिए मैंने उससे कहा, ये तुम 2 वर्ष पहले की बात करते हो? हाँ था, सही शालिम वकील साहब जब गया तो हमको एक पगड़ी, एक धोती, एक कुर्ता दिया होता। बहुत अच्छा आदमी होता था। एक का दाढ़ी होता, यह बड़ा, ये छोटा होता, इनका 3 बाबा लोग होता, 2 लड़का 1 लड़की। हमारे में बहुत खेलता होता था। इनका कोई पता कोटी होता, बहुत बड़ा। धोबी ये मेरे भाई हैं। हाँ, सही शालिम वकील साहब। हाँ, ये सईद हसन है और ये जो दाढ़ी वाले हैं ना, ये मोहम्मद हसन है और हम सबसे बड़े। धोबी ने मेरी तरफ घूर के देखा, फिर मेरी खोली की गलाजत का जायजा लिया। एक छोटी सी कोठरी थी, बिजली की लाइट से महरूम। एक मेज था, 2 कुर्सियां थी और टाट की कोट जिसमें हजारा खटमल थे। धोबी को यकीन नहीं आता था कि मैं सईद शालिम वकील का भाई हूं। अब वकील साहब का भाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये मेरे भाई है। आप और वो नहीं साहब, आप मजाक करता था। अरे तो भी तुम ही बताओ कि मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगा? आप इनके भाई हो? हाँ। हाँ, सचमुच आप ऐसा मजाक क्यों करो? पर साहब ये बात समझ नहीं आती हाँ। कि वो इतनी बड़ी कोठी में रहता है और आप इतनी छोटी सी खोली में। अब दुनिया का यही रंग है धोबी। हाँ साहब, तुम बराबर कहता था। ये कहकर वो गठरी बांधने लगा और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। मुझे उसके हिसाब का ख्याल आया। जेब में सिर्फ 8 आने थे जो मेरी शादी की बातचीत के सिलसिले में होशंगाबाद तक जाने के लिए किराए के लिए थे। सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरी नीयत साफ है, मैंने उसे ठहराया और कहा, धोबी वो कपड़ों का हिसाब याद रखना, खुदा जाने कितनी दिवालियां हो चुकी हैं। साहब ऐसा नहीं रखता है। सही शालिम वकील साहब का 1 वर्ष काम किया, तू दे दिया, वो ले लिया। हम हिसाब जानता ना था, चलता था। सलाम साहब। सलाम। ये कहकर वो चला गया और मैं अपनी शादी की बातचीत के सिलसिले में होशंगाबाद जाने के लिए तैयार होने लगा। बातचीत कामयाब रही, मेरी शादी हो गई और हालात भी पहले से बेहतर हो गए और मैं ठीक ठाक घर जिसका किराया 35 रुपए माहवार था उठाया और धोबी को बाकायदगी के साथ उसके धुलाइयों के दाम मिलने लगे। धोबी खुश था कि मेरे हालात पहले से बेहतर हैं, इसलिए उसने एक दिन मेरी बीवी से कहा, बेगम साहब, साहब का भाई सही शालिम वकील साहब बहुत बड़ा आदमी होता, इधर कोई पिता में रहता होता। वो जब गया तो हमको एक पगड़ी, एक धोती, एक कुर्ता दिया होता। हमारा साहब भी एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनता होता। हाँ। अच्छा ठीक है धोबी, रुको मैं कपड़े लेके आती हूँ। हाँ बेगम साहब। मैं अपनी बीवी को तस्वीर वाला किस्सा बता चुका था और उसको यह भी बता चुका था कि मुफलिसी के जमाने में कितनी दरिया दिली से धोबी ने मेरा साथ दिया था। जब दे दिया जो दे दिया, उसने कभी शिकायत की ही नहीं थी। लेकिन
थोड़े ही अरसे के बाद मेरी बीवी को उससे ये शिकायत हो गई कि वो कपड़ों का हिसाब अपने पास क्यों नहीं रखता। अजी ये धोबी अपने कपड़ों का हिसाब अपने पास क्यों नहीं रखता? 4 साल तक मेरा काम करता रहा है, उसने कभी हिसाब नहीं किया। अजी हिसाब कैसे रखता? दुगने के ना चौगने वसूल कर लेता होगा। वो कैसे? आप नहीं जानते, जिनकी बीवियां नहीं होती ना वो ऐसे लोगों को अच्छी तरीके से बेवकूफ बनाना जानते हैं। हाँ क्यों धोबी, तुम अपने कपड़ों का हिसाब अपने पास क्यों नहीं रखते? बेगम साहब हिसाब जानता ना है, तुम झूठ नहीं बोलेगा। सही जाने वकील साहब, तो तुम्हारे साहब का भाई होता, हम 1 वर्ष उनका काम किया। बेगम साहब बोलता है तो भी तुम्हारा इतना पैसा होगा, बोलता ठीक है, चलता बेगम साहब। अरे कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, चाय वाय पी के जाना। नहीं साहब, पैसे ले लो। रुको धोबी। करीब करीब हर महीने धोबी से मेरी बीवी की खिचखिच होती थी कि वो कपड़ों का हिसाब अपने पास क्यों नहीं रखता, और धोबी बड़ी सादगी से जवाब दे देता। 1 महीने की बात है, 250 कपड़े धुलाई में गए। मेरी बीवी ने आजमाने के लिए कहा, सुनो धोबी, इस महीने ना सिर्फ 60 ही कपड़े हुए हैं। हाँ ठीक है बेगम साहब, अपन चलता है, ठीक है। अरे अरे रुको धोबी, 60 नहीं 250 कपड़े हुए। ये लो तुम्हारे बचे हुए पैसे। मैं ना मजाक कर रही थी। ठीक है बेगम साहब, तुम झूठ नहीं बोलेगा, चलता है अपन। सलाम साहब। सलाम। उसने बाकी के रुपए माथे से छुआए और सलाम करके चला गया। शादी के 2 वर्ष बाद में दिल्ली आ गया। 2-1.5 वर्ष में वहीं रहा, फिर वापस भोपाल आ गया और जहांगीराबाद में रहने लगा। 3 महीने के दौरान हमने 4 धोबी तब्दील किए, क्योंकि वे बेहद बेईमान और झगड़ालू थे। हर धुलाई पर झगड़ा खड़ा हो जाता था। कभी कपड़े कम निकलते थे, कभी धुलाई ठीक नहीं होती थी। साहब आपके कपड़े। हाँ ले आए। हाँ। बुरे है ना? जितने दिए तो उतने ही है। लीजिए। हाँ 1 2 3 4 और 5। हाँ 5। 5 हाँ 5। 1 2 3 4 5। ये तो केवल 5 है। तो कितने चाहिए आपको? अरे तो हमने आपको 7 कपड़े दिए थे भाई, हमारे 7 कपड़े दीजिए। अरे साहब 5 ही दिए थे, लगता है आप भूल गए। चलिए रुपए निकालिए, काम है मुझे और भी। अरे कैसी बात कर रहे हैं? हमने आपको इसमें हमारी 2 शर्ट कम है, 2 शर्ट दीजिए हमको। अरे साहब दी नहीं तो मैं कहाँ से ला के दूँ आपको? अरे कैसी बात कर रहे हैं? बेईमानी कर रहे हैं। ये साहब अपुन को बेईमान नहीं बोलेगा। रुको 1 मिनट। ये दो, ये लो रख लो, बहुत बड़ा दीजिए आपको। ये किसकी शर्ट है? अरे साहब क्या किसकी है? 2 शर्ट चाहिए थी, दे दो ना, रख लो। अरे तो किसी की भी रख लूंगा क्या? अरे साहब क्या किसी की? कल ही जुमेराती की लाट पे खरीदी है, रख लो तुम तो। देखो हमको हमारी शर्ट दीजिए। ये साहब ज्यादा चूचा करने की जरूरत नहीं है मेरे अरे साथ। क्या कर लो, हम आपसे डरने अरे लगे हैं। तुम्हारी याद है यहाँ पे। ये सब लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्यों धोबी, कितने पैसे हुए तुम्हारे? मैम साहब 1 रुपए। 1 मिनट रुको। जब देखो तब बहसबाजी। अपन थोड़ी ना चालू करता है। ये लो तो धोबी तुम्हारे बचे हुए पैसे, और जाओ यहाँ से। कल से आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुमको। हाँ नहीं आएगा अपन। कौन आएगा तुम जैसे जिंदगी चोर लोगों के घर पे? दीजिए कपड़े, और आप ये धोबी का सब छोड़िए। मैंने दूसरे धोबी का इंतजाम कर ली हूँ। चाय पियेंगे? देखा आपने? इसके बाद हमने एक धोबी को और रखा। उन महाशय ने तो हद ही कर दी। मतलब हाँ सलाम, ले आए कपड़े? असल है। हाँ लाओ। सब बढ़िया। तो साहब कपड़े आपके। साहब ये शर्ट तो मेरी है। क्या बात करता साहब, ये तो मेरी शर्ट है, कल ही मैं न्यू मार्केट से खरीदी है साहब। आपको शर्म नहीं आती? आप हमारे घर में हमारी शर्ट पहन के आ रहे हैं? अरे साहब गलत बात ना बोलता है। हमने आपको घूमने के लिए दी थी, आप हमारी शर्ट कैसे पहन के अरे आए? साहब ये हमारी शर्ट है, आपको नहीं पता? कैसे बेशरम आदमी है भाई। अब शर्ट उतारिए हमारी। अरे साहब मेरी शर्ट है आप हमारी शर्ट उतारिए जल्दी। अरे साहब सबूत क्या आपके बताइए, पास? आप पसीने से गंदी कर दी। हाँ, तो सबूत क्या आपके पास, ये बताइए। क्या सब? अरे ये अरे मेरी शर्ट, हाँ, ये तो इन्हीं की शर्ट है धोबी। ये मेरी शर्ट है। गलती से इनकी शर्ट पहना। हाँ तो साहब गलती हो जाती है साहब। अरे
ये धोबियों के ना ऐसे ही नाटक लगे रहते हैं। हमें अपना पुराना धोबी याद आने लगा और एक रोज जबकि हम बिल्कुल बगैर धोबी के रह गए थे, वो अचानक आ गया और कहने लगा, अरे साहब को हमने एक दिन बस में देखा। हम बोला ऐसा कैसे? साहब तो दिल्ली चला गया था। हमने तो पंचीनी में तलाश किया। छापा वाला बोलता है कि तो जहांगीराबाद तलाश करो। बाजी वाली चालीन साहब का दोस्त होता, पूछा और आ गया। अरे बहुत बहुत चाय वाय चला, चाय चाय लेके आते हो तो तुम बैठो। नहीं साहब, अपन को बहुत काम है। अपन कल आएगा, कल जरूर आना। पक्का आएगा। चलता रहेगा जरूर साहब। आना। जरूर आना धोबी हाँ, कल। चलता है। चलो। हम बहुत खुश हुए और हमारे कपड़ों के दिन हंसी खुशी गुजरने लगे। कांग्रेस सत्तारूढ़ आई तो शराब पर रोक लगा दी गई। अंग्रेजी शराब मिलती थी, लेकिन देशी शराब की कशीद और फरोख्त बिल्कुल बंद हो गई। 99% धोबी शराब के आदी थे। दिन भर पानी में रहने के बाद शाम को पाव अड्डा पाव शराब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। हमारा धोबी बीमार हो गया और उस बीमारी का इलाज उसने उस जहरीली शराब से किया जो नाजायज तौर पर कशीद करके चोरी छुपे बिकती थी। नतीजा यह हुआ कि उसके पेट में खतरनाक गड़बड़ पैदा हो गई, जिसने उसे मौत के दरवाजे पर पहुंचा दिया। अजी आपको पता चला राम खिलावन की तबीयत खराब हो गई है। नहीं पता। अब तुम्हें किसने बताया और क्या हुआ उसे? अरे वो बाई बता रही थी कि उसने ना जहरीली शराब पी ली है। जहरीली शराब? मैं सोच रही हूँ कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए और उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ तुम बिल्कुल सच कह रही है, लेकिन हमें तो उसका घर का पता नहीं मालूम और आज मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता। अरे आप सबको चिंता मत कीजिए, मैंने उसके घर का पता भी मालूम कर लिया और मैं उसको अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाके उसकी अच्छे से इलाज करवाऊंगी। ठीक है, बल्कि जाना। ठीक है। हाँ। मेरी बीवी की को इस खतरनाक बीमारी का इल्म हुआ तो वो टैक्सी लेकर धोबी बस्ती गई। नौकर की मदद से धोबी को टैक्सी में बिठाया और डॉक्टर के पास ले गए। ये ले आओ। मैम साहब ला रहा हूँ। देखो सामान ले आना। तुम पी लेते हो मुफ्त दारू, क्या खत्म नहीं कर पाते। बैठो यहाँ पर। आगे बढ़ो। क्या हो गया इनको? मैंने जहरीली शराब पी ली है। नहीं, ये मेरा। पूरी तो दिखाते हो आप, देखने का काम और एक हफ्ते बाद इनको खिलाइए। लीजिए डॉक्टर साहब अपनी फीस। अरे नहीं नहीं, इसके लिए कोई फीस नहीं। डॉक्टर साहब आप ऐसा सारा पुण्य हासिल अकेले नहीं कर सकते। 12 दे दीजिए। लीजिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। जाओगे दारू वारू मत किया करो, कोई ध्यान रखा करो अपना। एक हफ्ते बाद लाइए हमको ना। भैया मत पीना, नहीं तो निकल भी जाओगे। चलो। अरे हाँ, आराम छोड़ करो। जाओ। डॉक्टर भी करो, तुम्हारे घर के काम भी करो। धोबी का बकायदा इलाज हुआ। पेट की तकलीफ थी जो चंद इंजेक्शनों से दूर हो गई। कमजोरी थी वो ताकतवर दवाओं के इस्तेमाल से खत्म हो गई। चंद ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक ठाक था और उठते बैठते हमें दुआएं देता था। सलाम साहब। हाँ सलाम। खान साहब को सही साले वकील साहब बनाए। इधर जहांगीराबाद में रहने को गया। बाबा लोग हूँ, बहुत बहुत पैसा बनाए। बेगम साहब धोबी पे ले आया मोटर में। इधर दिल्ली में बहुत बड़े डॉक्टर के पास ले गया। इसके पास मैं होगा। भगवान बेगम साहब तो खोज रखे। लाओ धोबी, कपड़े दो अब। कई वर्ष गुजर गए। इस दौरान कई सियासी इंकलाब आए, लेकिन धोबी बकायदा आता रहा। इतना गुजरने पर भी वो सलूक नहीं भूला था। उसकी सेहत अब पहले से बहुत अच्छी थी। दारू अब कतई तौर पर छूट चुकी थी। दिन भर पानी में रहने के बाद अब उसे थकान दूर करने के लिए दारू महसूस नहीं होती थी। बंटवारा हुआ तो हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। इंसान दिन की रोशनी और रात की तारीकी में हलाक किए जाने लगे। मेरी बीवी लाहौर चली गई। सुनिए जी, हाँ मैं चलती हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूं।
टैक्सी! जी साहब। जब हालात बहुत ही ज्यादा खराब हुए तो मैंने एक दिन धोबी से कहा, सलाम साहब। सलाम। देखो राम साहब, तुम यहाँ काम करना बंद करो। ये मुसलमानों का मोहल्ला है, ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें मार डाले। अरे साहब, अपन को कोई नहीं मारता था। कपड़ा दो। नहीं आज नहीं। अपन जा। ठीक। चलता था। हाँ तुम समझ नहीं समझ नहीं। हाँ साहब, चलता ना। देख के ना। सलाम साहब। हमारे मोहल्ले में कई वारदातें हुई, लेकिन धोबी बकायदा आता था। एक रोज मैं कुर्सी पर बैठा था और अखबार पढ़ रहा था। खेलों के पन्ने पर दंगों के शिकार हिंदुओं और मुसलमानों की खबरें थी। उन दोनों की खौफनाक हालत पर गौर फरमा रहा था कि धोबी आ गया। हाँ, सलाम साहब। मैंने कॉपी निकालकर पड़ताल शुरू करी। धोबी ने हंस कर बातें शुरू कर दी। कई सारे मौलवी साहब, बहुत अच्छा आदमी होता। यहाँ से जाता, नौकरी पगड़ी, एक धोती, एक कुर्ता दिया होता। हमारा बेगम साहब भी एकदम अच्छा आदमी था। बाहर गया ना अपने मुल्क में, उधर कागज लिखो, हमारा सलाम बोलो, मोटर देखा ना हमारी गोली में, हमको इतना चलाव आता होता। डॉक्टर ने सुई लगाई, एकदम मस्त हो गया। उधर कागज लिखो, हमारा सलाम बोलो, उधर राम जान बोलता, हमको भी कागज लिखो। दारू शुरू कर दी तुमने? दारू दारू कौन पीता? कहाँ पकड़ा है? चल आओ। मैंने और कुछ कहना मुनासिब न समझा। उसने मैले कपड़ों की गठरी उठाई और सलाम करके चला गया। चंद दिनों में हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गए। लाहौर से तार पर तार आने लगे कि सब कुछ छोड़ो और जल्दी चले आओ। मैंने हफ्ते के रोज इरादा कर लिया था कि इतवार को चल दूंगा। मुझे सुबह सवेरे ही निकल जाना था, लेकिन कपड़े धोबी के पास थे। तो मैंने सोचा कर्फ्यू से पहले पहले उसके यहाँ जाकर ले आओ। इसलिए मैं टैक्सी लेकर धोबी बस्ती चला गया। कर्फ्यू के समय में अभी 1 घंटा बाकी था, इसलिए आमदोरफ्त जारी थी, ट्रामें चल रही थी। मेरी टैक्सी जब पुल के पास पहुंची तो एकदम शोर बरपा हुआ। लोग अंधाधुंध भागने लगे। ऐसा मालूम हुआ जैसे सांडों की लड़ाई चल रही हो। हुजूम झगड़ा हुआ तो मैंने देखा कि दूर भैंसों के पास कुछ धोबी हाथों में लाठियां लिए नाच रहे हैं और तरह तरह की आवाजें निकाल रहे हैं। मुझे वहीं जाना था, लेकिन टैक्सी वाले ने चलने से इनकार कर दिया। मैंने उसे बिल अदा किया और पैदल ही चल पड़ा। भाई साहब, वो राम खिलावन कहाँ रहता है? राम खिलावन क्या पूछता है? पूछता है राम खिलावन कहाँ रहता है? तू कौन है? जी देखिए, वो राम खिलावन मेरा धोबी है। तू कौन है? राम खिलावन मेरा धोबी है। अबे राम खिलावन तेरा धोबी है, तू किस धोबी का बच्चा है? हिंदू धोबी का या मुसलमान धोबी का? बहुत सारे। आप समझ नहीं रहे कि राम खिलावन मेरा धोबी है। अबे तू कौन है? आप समझिए, सुनिए तो मेरी बात सुनिए। तो देखिए ऐसा है कि राम खिलावन मेरा धोबी है ना। 10 वर्ष तक मेरा काम करता रहा है, 10 साल तक। वो हमने कभी हिसाब नहीं किया। आपको याद होगा जब वो बीमार पड़ा था तो हमारी मेम साहब, हमारी बेगम यहाँ पर टैक्सी लेकर आई थी। बेगम? साला बेगम बोला? ये साला तुझे धर्म का मारो इसे। एक उपाय है, इसे अपन राम खिलावन से मरवाए। रुक, मैं बुला के लाता हूँ। अबे ओ राम खिलावन! समझ नहीं आया। अबे ओ राम खिलावन! देखिए इधर आओ। कपड़े में रुक जा। केवल कपड़े में आया था भाई साहब। हाँ राम ये ले खिलावन। डंडा, मार इसे। बात समझिए। मार इसको। मार साले को। मार साले को। करके राम खिलावन कब कर? मुझे पहचानते नहीं हो क्या? तो मारता क्यों नहीं? रुका क्यों? मैं राम खिलावन मार। अरे मुसलमान नहीं, ये मेरा साहब है। अरे तेरा साहब आप छोड़ो। चल तुझे बता दे राम खिलावन ने अपने साथियों को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। सबके सब शराबी थे। तू मैं शुरू हो गई। कुछ धोबी राम खिलावन की तरफ हो गए और हाथापाई की नौबत आ गई। मैंने मौका गनीमत समझा और वहां से खिसक लिया।
अगले रोज मेरा सामान तैयार था, सिर्फ ट्रेन की टिकटों का इंतजार था जो एक दोस्त ब्लैक मार्केट से हासिल करने गया था। दिल में तरह तरह के जज्बात उबल रहे थे। जी चाहता था कि जल्दी ट्रेन आ जाए और मैं लाहौर पहुंचूं। मुझे ऐसा महसूस होता था कि अगर टिकट जल्दी नहीं आए तो मेरा फ्लैट मुझे अपने ही अंदर कैद कर लेगा। लगता है टिकट सलाम। मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आजा आजा। साहब आप जा रहे हो? हाँ साहब अब हमको माफ कर दो, ये सब दारू का कसूर था। और दारू आजकल मुफ्त में मिलती है साहब। सेठ लोग बांटता है कि पीकर दूसरे धर्म वालों को मारो। मुफ्त की दारू कौन छोड़ता था? तो हमको माफ कर दो, हम पीने ला था। सही साले वकील साहब हमारा बहुत मेहरबान होता। हमको एक पगड़ी एक धोती कुर्ता दिया, लेकिन तो हमारा जान बचाया होता। खिलाफ से हम मरता होता, डॉक्टर के पास ले जाता, इतना पैसा खर्च करता और तुम देश को जाता। बेगम साहब से मत बोलना। राम साहब रुको। सर आवाज गले में रुंध आई। मैंने कपड़ों की गठरी बनाई और सलाम करके चला गया। अबे किशन, किशन जल्दी आ बे। जल्दी कर यार, क्या कर रहा है? अबे यार किशन, अरे टाइम नहीं, जल्दी आ यार। क्या कर रहा था? बताना था पहले यार। जल्दी कर, क्या कर रहा है? ना मैं खेलता हूँ। मैं खेलूंगा। दे यार। चल खेल, प्यार चखाऊंगा जब बताऊंगा तुझे। हाँ चल, खेलना आता तो ना। चल बेटा। हाँ चल तो पहले। तेरे बस की नहीं, तू रहने दे। तेरी बस की नहीं रहेंगे। क्या कर रहा हूँ ना? गिल्ली तो सीधी कर। दीदी है। उससे ना हो पाएगा भाई, समझ गया? कर तो रहा हूँ, रुक जा। तू रहने दे। तो भैया। सर हाँ हाँ भैया। जरा उधर हाँ मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इसलिए 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। जब बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने? मैं छोटा था, वो बड़े थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता भी इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद कभी दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पर यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, और उनसे पूछने का साहस नहीं हुआ कि ये क्या है। भाई वो नवी जमात में थे और मैं 6वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात थी। अब जहां तक मेरा सवाल है, मेरा जी पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था, कतई नहीं।
मौका पाते ही मैं हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, फिर कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल जाए तो पूछना ही क्या। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में वापस लौटते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन होता। न जाने मेरे मुंह से ये क्यों ना निकल पाता कि मैं जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन साफ कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के पास इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले जुले शब्दों से मेरा सत्कार करे। A for B for C for D for M for N for A for B for C। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, बाहर से ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं ऐरा कह रहा, नत्थू कह रहा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें खोलनी पड़ती हैं, फोन चलाना पड़ता है, तब जाके विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने बड़े भोंगा हो, मुझे देख के भी सबक नहीं लेते। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ये तुम अपनी आंखों से देखते हो, और अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे कभी कहीं देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं कभी पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ते रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। तुम कैसे आशा करते हो? हैं? कैसे आशा करते हो तुम? इस तरह खेलकूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मैं तो 2 ही 3 साल लगाता हूँ, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हारा इस तरह उम्र गंवाने का इरादा है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाए के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सही? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाढ़ चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। और इस निराशा में मैं जरा देर के लिए सोचने लगता कि क्यों ना सही में गांव चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत मुझे तो चक्कर आ जाता। लेकिन घंटे तो घंटे में निराशा के बादल छड़ जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। झटपट एक टाइम टेबल बना डालता। भाई बिना पहले से नक्शा बनाए, स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेलने कूदने की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 हिसाब, 9 से 9:30 इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, फिर 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 ग्रामर, फिर आधा घंटा यूं ही हॉस्टल के सामने थोड़ा बहुत टहलना, फिर 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 अनुवाद, 9 से 10 हिंदी, 10 से 11 विविध विषय, फिर विश्राम। कितना आसान। लेकिन टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना पूरी तरह से दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती थी। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो ठंडे ठंडे झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती, कबड्डी की वो दांव-बाज मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींच ले जाते और वहां जाते ही मैं जैसे सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें किसी को याद नहीं रहती और भाई साहब को फिर से फजीहत करने और नसीहत देने का मौका मिल जाता। मैं उनके साये से दूर।
साइड से दूर भागता, उनकी नजरों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उनको खबर ना हो। यहाँ उनकी निगाह मुझ पर पड़ी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती। फिर भी आदमी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और ढुलकियां खाकर भी खेल कूद कर तिरस्कार नहीं कर सका। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। अब मुझ में और भाई साहब में केवल 2 दर्जे का अंतर रह गया। जी में तो आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं। कहाँ गई वो आपकी घोर तपस्या? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अपने ऊपर अब मुझे कुछ अभिमान जरूर हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई मजे से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। भाई साहब ने फिर फजीयत की तो साहब कह देंगे, आपने अपने खून लाकर कौन सा तीर मार दिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया कि नहीं? जुबान से यह हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे हाव भाव से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर नहीं था और भाई साहब ने इसे भांप लिया।